मोदी जी ने अपने भाषण में एक दिन कहा कि हिंदुस्तान ने किसी पर आक्रमण नहीं किया। उसका कारण है क्योंकि ये देश अहिंसा का देश है, ये देश डर का देश नहीं है। शिव जी कहते हैं डरो मत, डराओ मत, अभय मुद्रा दिखाते हैं। और जो लोग अपने आप को हिंदू कहते हैं वो 24 घंटा हिंसा हिंसा हिंसा, नफरत नफरत नफरत, असत्य सत्य असत्य। आप हिंदू हो ही नहीं। हिंदू धर्म में साफ लिखा है सत्य के साथ खड़ा होना चाहिए, सत्य से पीछे नहीं हटना चाहिए, सत्य से नहीं डरना चाहिए। अहिंसा हमारा प्रतीक है। उनकी इमेज से आपको पता लगता है कि हिंदू डर नहीं फैला सकता, हिंदू हिंसा नहीं फैला सकता, हिंदू नफरत नहीं फैला सकता। जय महादेव। साथियों नमस्कार, कांग्रेस फॉर कंट्री में आपका स्वागत है। राहुल जी के इस वक्तव्य के बाद जो लोकसभा में उन्होंने दिया, उसके बाद भाजपा हाय तौबा कर रही है। भाजपा के इस हाय तौबा के पीछे मूल बात यह है कि जिस धर्म की राजनीति पर उसकी नैया टिकी हुई थी, अब वो डूबने के कगार पर है। अयोध्या में मुंह के बल गिरने के बाद और इस ऐतिहासिक शिकस्त के बाद उसको सूझ नहीं रहा है कि वो क्या करे। इस देश की राजनीति आगे बढ़ चुकी है। लोग अपने जीवन से जुड़े हुए सवालों पे बात करना चाहते हैं। जनता चाहती है कि महंगाई, शिक्षा, स्वास्थ्य, बिजली, पानी, रोजी रोजगार जैसे महत्वपूर्ण मुद्दों के इर्द गिर्द जो उनके जीवन को निर्धारित करते हैं, उस पर राजनीति होनी चाहिए और राजनीति में उस पर बात होनी चाहिए। लेकिन इन सवालों से भाजपा हमेशा से भागती रही है। भाजपा ने राहुल गांधी जी के इन सवालों को लेकर कि उन्होंने हिंदू विरोधी कोई बहुत बड़ी बात कह दी है, बहुत हाय तौबा मचाया कि अरे साहब गजब हो गया। पूरे देश ने देखा कि राहुल गांधी जी का वो ऐतिहासिक भाषण, जिसको हमारे शंकराचार्य स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद जी ने भी कहा है कि यह हिंदू धर्म के मर्म को उन्होंने स्पष्टता से सदन में रखा था और यही वास्तविक हिंदू धर्म है। राहुल गांधी जी ने क्या कहा? राहुल गांधी जी ने यही कहा कि अहिंसा का देश नहीं है, यह यहाँ हिंसा नहीं चल सकती, इस देश में डर का माहौल नहीं चल सकता। शिव जी की अभय मुद्रा को दिखाते हुए उन्होंने कहा था कि जो लोग हिंदुत्व की राजनीति करते हैं वे हर समय हिंसा और नफरत फैलाते हैं, वे कभी हिंदू नहीं हो सकते। हिंदू कभी भी हिंसा, नफरत और डर नहीं फैला सकता। भारत जैसे देश में जहाँ से बुद्ध, महावीर जैसे महापुरुष पैदा हुए, जिसने पूरी दुनिया को अहिंसा का सिद्धांत दिया और अहिंसा का संदेश दिया, उस देश में आप नफरत और हिंसा की राजनीति करना चाहते हैं? जनता से जुड़े हुए जो सवाल हैं उससे भाजपा हमेशा से भागती रही है। आप देखो, इस मणिपुर जल रहा है, प्रधानमंत्री ने एक शब्द उस पर नहीं बोला। जब देश में आग लगी होती है उस पर वो एक सवाल नहीं बोलते। जिन सवालों से जनता का रोज का सामना हो रहा है, जनता जूझ रही है, मर खप रही है, उन सवालों पे उनके मुंह से छू तक नहीं निकलती। लेकिन साहब, जिन सवालों से कोई जनता का लेना लादना नहीं है, उस पर बहुत हाय तौबा मचाती है भाजपा। जैसे लगता है कि वही इस देश का मुख्य एजेंडा बन गया हो, इस देश के सामने उससे बड़ा कोई सवाल नहीं हो। प्रधानमंत्री का जो चुनाव में दिया गया भाषण है वह उसका एक नमूना मात्र है, लेकिन 10 साल से भाजपा यही कर रही है। राहुल गांधी जी ने सदन में अग्निवीरों के सवाल पे जो महत्वपूर्ण सवाल खड़े किए, उसमें उन्होंने एक सवाल खड़ा किया था मुआवजे का सवाल, जिसका प्रतिरोध करते हुए सदन के अंदर ही हमारे रक्षा मंत्री ने कहा था कि नहीं, यह गलत इंफॉर्मेशन है और गलत तथ्य सदन में रखे जा रहे हैं। राहुल गांधी जी गलत तथ्य रख रहे हैं और अग्निवीरों को 1 करोड़ रुपए दिए गए। हम आपको अभी दिखाते हैं कि शहीद अजय सिंह के पिताजी ने क्या बात कही। उन्होंने कहा कि साहब हमको अभी तक कुछ भी नहीं मिला है। तो आखिर सदन के अंदर इस देश का रक्षा मंत्री इस देश की जनता के साथ कैसे झूठ बोल सकता है? और जब ये सदन में बैठ के ऐसा सफ़ेद झूठ बोल सकते हैं तो इनके चुनावी नारों में और चुनावी शोशेबाजियों में आप जानते हैं, जो बातें कहते हैं तुरंत कहने लगते हैं बेशर्मों की तरह कि साहब वो तो जुमला था। इस देश की जनता को
झूठ, फरेब, आडंबर और लफाजी का ये पाठ पढ़ा रहे हैं और एक ऐसा प्रशिक्षण देने की कोशिश कर रहे हैं कि यही सच्चाई है और जो सच्चाई है उस पर पर्दा ढकने में इनको महारत हासिल है। लेकिन इस देश की जनता इनके इन चीज़ों को समझ चुकी है। आइए हम पहले देखते हैं कि अजय सिंह जी के पिताजी ने क्या कहा, उसके बाद इन्होंने क्या क्या बितंडा खड़ा किया, हम उस पर भी बातें करेंगे। नमस्कार। संसद में अपने भाषण में मैंने कहा सत्य की रक्षा हर धर्म का फाउंडेशन है। जवाब में राजनाथ सिंह जी ने शिव जी की फोटो के सामने पूरे हिंदुस्तान को, देश की सेना को और अग्निवीरों को कॉम्पनसेशन के बारे में झूठ बोला। मैंने अपने भाषण में कहा था मेरी बात मत सुनिए, उनकी बात भी मत सुनिए, अग्निवीर के परिवारों की बात सुनिए। कोई सहूलत नहीं मिल रही ना सेंट्रल गवर्नमेंट, पंजाब सरकार ने दी हमें, चलो जो भी है मनता हक, तो सेंट्रल गवर्नमेंट ने कुछ नहीं दिया हमें। बोलते आएंगे पैसे, इलेक्शन आ रहा है, वो आ रहा है, ना जाने कब आएगा। शहीद अजय सिंह जी के पिता ने मेरे और रक्षा मंत्री के भाषण सुनने के बाद ये बयान दिया है। जो राजनाथ ने कल बयान दिता कि 1 करोड़ रुपए का शहीद परिवार को भेज चुके हैं, सानू कोई मैसेज नहीं, ना कोई पैसा आया हाल तक जी। राहुल गांधी बहुत आवाज उठा रहा, सदन दे बैठा हंगामा कर रहा भी शहीदां दे परिवारां नूं इन्हां दी बनदी जो सहूलतां मिलनी चाहिए, अग्निवीर योजना बंद होनी चाहिए, रेगुलर भर्ती होनी चाहिए। रक्षा मंत्री जी ने संसद में शहीद अजय सिंह जी के परिवार से, अग्निवीरों से, सेना से और देश के युवाओं से झूठ बोला है। रक्षा मंत्री जी, आप इन सब से माफी मांगिए। डरो मत, डराओ मत, सत्यमेव जयते। अजय सिंह जी के पिताजी के वक्तव्य के बाद जब शहीद अग्निवीरों को दिया जाने वाला मुआवजा और उस पर इनका झूठ, सफ़ेद झूठ जब सामने आ गया तो बौखलाई भाजपा का मीडिया गैंग और उसका झूठ परोसने वाली उसकी जो ट्रोल आर्मी है, उसने ICICI बैंक का जो एक्सीडेंटल क्लेम का 50 लाख रुपए की रसीद थी और रक्षा लेखा विभाग द्वारा 48 लाख रुपए का जो बीमा भुगतान किया गया था, उसकी रसीद को जारी करके लोगों को दिग्भ्रमित करने का अभियान शुरू किया और यह कहने की कोशिश की कि राहुल गांधी ने अग्निवीरों पर सदन में झूठ बोला और ये है रसीदों का सबूत। मुआवजे पर अपने जवाबदेही पर देश से माफ़ी मांगने के बजाय इन्होंने जिस तरीके से यह झूठ फरेब की राजनीति करती है भाजपा, इसने उन रसीदों को, जो बीमा क्लेम की रसीदें थीं, जो बीमा भुगतान की रसीदें थीं, उनको देश के सामने पेश करवाकर मतलब यह कोशिश की कि किस तरीके से हम देश के प्रतिपक्ष के नेता को, जिन्होंने जिम्मेदारी के साथ सदन में अपनी बात रखी थी, उनको झूठ साबित करने में हम सफल हों और जनता के सामने जिस तरीके से झूठ फरेब करके अपनी राजनीति की रोटियां सेकते आए हैं, फिर से उन्होंने वही काम शुरू किया। एक तो चोरी, दूसरे सिनाजूरी। इनका यह जो अभियान है, अब यह अभियान हर बार मुंह के बल पिट जाता है और मैं ये कहना चाहता हूँ कि इंडिया गठबंधन और हमारे कांग्रेस के जो अग्रणी सिपाही हैं, जिनको राहुल गांधी जी अपना बब्बर शेर कहते हैं, उन बब्बर शेरों ने भी इस अभियान में जनता तक पहुंचकर इनकी सच्चाई को बखूबी उजागर किया है। हाथरस के दर्दनाक हादसे के पीड़ित परिजनों से मुलाकात करने पहुंचे राहुल गांधी जी ने उनके दुख दर्द को साझा किया और यह कहा सरकार की लापरवाही और प्रशासनिक लापरवाही से यह घटना सामने आई है, जिस पर सरकार को उनको अधिक से अधिक मुआवजा देना चाहिए और ऐसी घटनाएं आगे भविष्य में न घटें। अपनी प्रशासनिक लापरवाही और प्रशासनिक तंत्र को चुस्त दुरुस्त किया जाना चाहिए। मैं मतलब उनकी जो स्थिति है, उनकी सिचुएशन है, उसको समझने की कोशिश कर। तो सर हम जब मेडिकल पहुंचे तो मेडिकल पहुंचने के बाद हमने देखा तो सर हमारी माँ जो है डेथ हो गई थी तब तक। सर आप भी आए, आपका बहुत बहुत धन्यवाद है, लेकिन और कोई नहीं आया है। बीजेपी वालों में से कोई हमारे यहाँ आश्वासन देने नहीं आया। ऐसे ढूंढोगे लाशों के ऊपर से तमाम से, इसको हटा रहे हैं, इसको मुंह धो रहे हैं, ये हमारी नहीं है। सिर्फ स्कूल से घर से स्कूल देखा था, उसको उसे कहीं नहीं जाने देते थे।
पापा रोकते मैं कहाँ सोचेंगी रोकने। संसद में तो मैं उठा दूंगा। मैं इसको राजनीतिक प्रिज्म से नहीं कहना चाहता हूँ। दुख की बात है, बहुत परिवारों को नुकसान हुआ है, काफ़ी लोगों की मृत्यु हुई है। मैं यूपी के चीफ मिनिस्टर से विनती करता हूँ कि दिल खोल के कॉम्पनसेशन करें। इस समय इनको ज़रूरत है। अब आपने 6 महीने बाद दिया, 1 साल बाद दिया, डिले किया, उससे किसी का फायदा नहीं। जनता के दुख दर्द से कोसों दूर रहने वाले नरेंद्र मोदी और उनके मंत्री, उनकी जो तीसरी सरकार बनी है, यह सरकार खुद तो कुछ करती नहीं है। राहुल गांधी जी के हाथरस दौरे पर उन्होंने ये सवाल उठाया कि साहब वो वहाँ राजनीति करने गए थे। इस देश के विपक्ष का नेता जो जनता के दुख दर्द के साथ एकाकार है, जनता का दुख वो खुद महसूस करता है और जनता के दुख के साथ उस पीड़ा को महसूस करके इस देश की तस्वीर बदलने का इरादा रखता है, उसको जनता के बीच में जाने देने पर भी इनको आपत्ति है। हाथरस के बाद राहुल गांधी जी दलही के गुरु तेग बहादुर नगर, जीटीबी नगर जिसे हम कहते हैं, गुरु तेग बहादुर नगर में निर्माण श्रमिकों के बीच में गए और निर्माण श्रमिकों के बीच से उन्होंने उनके काम करने के तरीके और काम करने के दौरान उनको होने वाली समस्याओं को समझने और साझा करने की कोशिश की और यह कोशिश की कि इस देश का श्रमिक किस दुख दर्द और तकलीफ़ में इस देश के महत्वपूर्ण निर्माण में अपनी भूमिका निभा रहा है, उसके पसीने, खून पसीने से जो इस देश में निर्माण तंत्र तैयार हो रहा है, उसमें उस श्रमिक का योगदान कितना बड़ा है और हमारी व्यवस्था में उसकी जगह कितनी है। इस सवाल को उन्होंने जीटीबी नगर में मजदूरों के बीच में चर्चा के दौरान कुछ बातें की, वो मैं आपके समक्ष रख रहा हूँ। काफ़ी लोग पूछते हैं मजदूर के साथ काम क्यों कर रहा हूँ। जब फिजिकली काम किया जाता है तो डिटेल दिखाई देती है, तो ये चीज़ें दिखाई देती हैं कि सिचुएशन, असली सिचुएशन क्या है। मैंने उनसे अभी कहा कि सबसे मुश्किल काम आप कर रहे हो और सबसे कम पैसा आपको मिल रहा है। अब ये करे बिना मैं वो समझ ही नहीं सकता हूँ। मैं अगर कर नहीं रहा हूँ और देख रहा हूँ मुझे तो आसान लग रहा है, मगर जब मैंने वो मार्बल का पीस उठाया और मैंने वहाँ पे 1-1.5 घंटा काम किया तो फिर पता लगता है कि हो क्या रहा है। और डिटेल करने से ही होता है, देखने से नहीं होता। सीढ़ी पे हम चल रहे हैं, बिल्डिंग को देख रहे हैं, ये कभी नहीं कहते भैया ये बनाई किसने। हम कहते हैं देखो बॉर्डर पे जवान खड़ा है और उसकी हम पूरी प्रोटेक्शन करते हैं। ये हमारा जवान यहाँ पे काम कर रहा है, ये रोड मतलब हमारी इमारतें बना रहा है, इसकी कोई प्रोटेक्शन नहीं। अगर ये मैं नहीं समझूंगा तो मैं इसके बारे में कुछ कर ही नहीं सकता। तो अब मुझे मालूम है क्या करना है, प्रोटेक्शन देनी है। उन्होंने दिल्ली के लोको पायलट से भी मुलाकात की नई दिल्ली रेलवे स्टेशन पे और उनकी भी समस्याओं को समझने की कोशिश की। यह तो हम लोगों के लिए भी ताज्जुब का विषय है कि इतनी कठिन परिस्थितियों में भारतीय रेल में मतलब आधार रेलवे का स्तंभ कहा जाने वाला ये जो लोको पायलट है, उसका जीवन कितना दुष्कर और कितनी कठिन परिस्थितियों में वो अपनी ड्यूटी कर रहा है, यह हम सबके सामने देखने को मिला। आइए राहुल जी का लोको पायलट्स के साथ होने वाला संवाद का कुछ अंश देखें और उनकी तकलीफ़ें क्या हैं इस बारे में समझने की कोशिश करें। साल में आपको कितनी छुट्टी मिलती है? सर छुट्टी मिलती नहीं, छुट्टी अगर कोई लगाता है तो उनको पनिशमेंट मिलता है। किसी ने लगाया, अगर छुट्टी चलेगी, उनके घर में शादी है, उनके घर में डेथ केस हो गई तो उनको पनिशमेंट मिलता है। बहुत मुश्किल केस है। लोको पायलट जो है एक डिस्टिंक्ट डिग्री का स्टाफ है और इसका रेस्ट बहुत कम है, 30 घंटे ही रेस्ट है। ये बहुत ही इनएडुकेट है। मिनिमम 40 आवर्स रेस्ट मस्ट बी गिवन। बट मेन इसका प्रॉब्लम नहीं होगा कि ये रिक्रूटिंग नहीं करते, मतलब रिस्ट्रिक्ट कर रखा है सब लोगों के पायलट। जी सर, इतना टाइट रूल है सर कि 8 आवर ड्यूटी, 12 आवर ड्यूटी हम कैमरे के सर्विलांस में करते हैं। वो भी अगर एक पैर के ऊपर पैर भी रख लिया ना तो भी हम पनिशमेंट के भागीदार। वो चाय भी नहीं पी सकते उस दौरान। नेचर कॉल के लिए कोई टाइमिंग नहीं है। हम लोग पे चलते 4-5 घंटे नेचर कॉल। बट इसका आइडिया क्या है इसके पीछे? आप मानव नहीं है, आप तो लोकोमोटिव में टॉयलेट नहीं है? नहीं सर, यूरिनल तक नहीं है। यूरिनल नहीं है, टॉयलेट तो सर छोड़ दीजिए, यूरिनल। विडंबना ये है कि अब लेडीज लोको पायलट है और 8 घंटे रनिंग कंटिन्यूस विदाउट। पिछले पखवाड़े हमारे नेता प्रतिपक्ष
श्री राहुल गांधी जी की गतिविधियों का मैं रिकैप आपके सामने पेश कर रहा हूं। इसलिए पेश कर रहा हूं कि नेता प्रतिपक्ष के तौर पर पिछला सप्ताह राहुल जी का कितना व्यस्त रहा और जनता के किन किन तबकों के बीच में उन्होंने बात की, मुलाकात की और क्या कहा। अगली ही कड़ी में हम आपको बताने जा रहे हैं कि अहमदाबाद में कांग्रेस कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए उन्होंने कुछ बातें की। आप देख रहे हैं कि इस देश में सड़कों और पुलों के ध्वंस होने का जो सिलसिला चल निकला है, बिहार में 1 दर्जन से अधिक पुल गायब हो गए हैं। पुल न हो गए जैसे वो कागज़ की नाव हों। मोरबी का पुल आप जानते हैं, शुरुआत उसकी गुजरात से हुई थी और गुजरात मोरबी के पुल हादसे में जो लोग घायल हुए थे और उनके परिजनों को जो मिलना चाहिए था उसके एवज में मुआवजा, उससे गुजरात सरकार भागती फिरी। राहुल जी गुजरात के अहमदाबाद में कांग्रेस कार्यकर्ताओं को संबोधित कर रहे। अगली ही कड़ी में वो अगले दिन आसाम में, जहां 60,000 से अधिक लोग बेघर हो गए हैं, लगभग 100 के आसपास वहां बाढ़ग्रस्त इलाके में लोगों की मौत हो गई है और बड़े पैमाने पे लोग अपने घरों से बेदखल हैं। उन बाढ़ग्रस्त पीड़ित परिजनों से मुलाकात की और वो तीसरी बार पुनः मणिपुर पहुँचे और मणिपुर में उन्होंने लोगों से बात की और कहा कि मैं आपके दुख दर्द का हिस्सा बनूंगा। और उन्होंने प्रधानमंत्री से भी अपील की, जो 1 साल से जलते हुए मणिपुर में, हिंसाग्रस्त मणिपुर में एक बार भी झांकने नहीं गए। उन प्रधानमंत्री से भी उन्होंने अनुरोध किया कि प्रधानमंत्री जी आइए और मणिपुर के इस हालात को देखिए और यहाँ के लोगों की मदद करिए। ऐसा उन्होंने प्रधानमंत्री से आह्वान किया। बीजेपी की जो पूरी मूवमेंट थी, राम मंदिर की, अयोध्या की मूवमेंट थी, शुरुआत अडवाणी जी ने की थी। रथ यात्रा हुई थी, नरेंद्र मोदी जी ने उस यात्रा में अडवाणी जी की मदद की थी। इनकी शुरुआत वहां हुई। उन्होंने राम मंदिर का इनॉग्रेशन किया। अयोध्या में कांग्रेस पार्टी ने, इंडिया गठबंधन ने इनको हराया है। तो अगला स्टेप क्या है? लिख के ले लो, कांग्रेस पार्टी की जो आत्मा है वो गुजरात के चुनाव में लड़ेगी और नरेंद्र मोदी और बीजेपी को गुजरात में, जैसे हमने अयोध्या में हराया है, वैसे ही हम गुजरात में इनको हराने जा रहे हैं। कौन हराएगा? हमारे लीडर हराएंगे, हमारे बब्बर शेठ टाइगर हराएंगे। आपको डरना नहीं है। तो आपका मेन बात है कि आपको सिक्योरिटी चाहिए और आप वापस जाना चाहते हैं। At that very night, burned down more than 25 houses. Only from yesterday. Because of negligence. He is sick and then because no medical assistance are here, no medicines were provided, so we didn't get any help from the government. यहाँ पे छोटे छोटे जो बच्चे, ये तो अभी कुछ भी नहीं पता सर कि इनका घर जला हुआ है, पढ़ाई वढ़ाई सब कुछ बंद है सर। यहाँ पे किसी को इंजीनियर बनना है, किसी को डॉक्टर बनना है, किसी को आर्मी बनना है। सर मेरा खुद का भी एक ड्रीम है, मगर सर अभी ये लगता है कि ये ड्रीम ही रह जाएगा। तो हम लोग को शांति चाहिए, शांति। Our party can also try and help you. Please sir, we request you to help us. We'll try. You are our voice. We'll try and help you. Yes, thank you so much for hearing us. God bless. I want to tell all the people of Manipur, I come here as your brother. I come here as somebody who wants to help you, who wants to work with you to bring back peace in Manipur. Congress party is ready to do whatever it can to bring back peace here. 1 साल पहले आया था, फिर भारत जोड़ो यात्रा में आया और अब आया हूँ। मैंने सोचा था कि ग्राउंड पे काफी इंप्रूवमेंट होगा, मगर दुख की बात है कि वो इंप्रूवमेंट नहीं हुआ। नफरत और हिंसा से आगे कोई रास्ता नहीं बनेगा। मोहब्बत से, भाईचारे से, रिस्पेक्ट से सॉल्यूशन निकल सकती है। और मैं प्रधानमंत्री से रिक्वेस्ट करता हूं, प्रधानमंत्री को बहुत पहले विजिट करना चाहिए था, मगर मणिपुर को जरूरत है कि हिंदुस्तान के प्रधानमंत्री यहाँ आए और जो यहाँ हो रहा है उसको समझने की कोशिश करें। इससे मणिपुर की जनता में कॉन्फिडेंस आएगी। पूरा देश चाहता है कि प्रधानमंत्री यहाँ आकर जनता की बात सुने। राहुल जी के इन दौरों से भाजपा में बड़े पैमाने पर बौखलाहट मची हुई है। भाजपा ये समझ नहीं पा रही है कि राहुल गांधी की सक्रियता, जिनके बारे में उसने हजारों करोड़ रुपए खर्च करके उनका जो राजनीतिक भविष्य था उसको मटियामेट करने का कोई भी जतन छोड़ा नहीं था। राहुल गांधी के बारे में आप जानते हैं, पूरे मीडिया में, सोशल मीडिया में किस प्रकृति के दुष्प्रचार
भाजपा ने फैलाए थे। लेकिन अपने आप राहुल जी कहते हैं यह विचारधारा की लड़ाई है। राहुल गांधी सत्ता की लड़ाई नहीं लड़ते। सच का सामना करने के लिए साहस होना चाहिए और यह साहस कांग्रेस में है, कांग्रेस की विचारधारा में है, इस देश की अहिंसा और सत्य के सिद्धांतों में है। राहुल गांधी जी इन्हीं इरादों के साथ उतरे हुए हैं और उन्होंने भाजपा को यह बता दिया है कि तुम्हारे झूठ फरेब की राजनीति और आडंबर नहीं चलने वाला है। राहुल गांधी जी कि ये जो राजनीति है, जो दो विचारधाराओं की राजनीति है, एक तरफ सत्य पर आधारित जनता के दुख दर्द तकलीफ के साथ एकाकार होने की राजनीति जो हमारे स्वतंत्रता सेनानियों ने और हमारे राजनीति में स्थापित किया है, हमारे पुरखों ने उस परंपरा को लेकर आगे बढ़ने की राजनीति है। दूसरी तरफ भाजपा जैसी फासिस्ट ताकत जिसने इस देश में विभाजन की राजनीति करके, धार्मिक उन्माद खड़ा करके, बेरोजगार नौजवानों की लंपट फौज खड़ा करके, उनको दिग्भ्रमित करके सत्ता हथियाने की जुगत लगा रही है। इन दोनों के बीच में एक सीधा संघर्ष है। राहुल गांधी जी नेता प्रतिपक्ष के रूप में अपनी बुलंदी के साथ जनता के हितों की आवाज़ बुलंद कर रहे हैं और मैं ये कहना चाहता हूँ कि यह आवाज़ और ज़ोर से और पुरजोर तरीके से आगे बढ़ेगी और ये रुकने वाली नहीं है। भाजपा अपना गमे दिल लेकर जो इस तरीके से नुक्ताचीनी करने में उतरी है, मैं आपको बताना चाहता हूं, जब वो लोको पायलट से मिलने गए तो भाजपा का ऑफिशियल वक्तव्य से बयान आया कि साहब तमाम ट्वीट्स आए, तमाम ऐसे फर्जी लोगों को खड़ा करके यह कहलवाने की कोशिश की गई, अधिकारियों पर दबाव बनाया गया, यह कहने की कोशिश की गई कि यह कोई लोको पायलट्स नहीं है। कुछ लोगों से ये बयान दिलवाया गया कि साहब ये कौन लोग हैं, हम नहीं जानते हैं। इस तरीके के निम्न स्तर की क्षुद्र राजनीति जिसे हम कह सकते हैं, उस पर भाजपा उतर आई है, लेकिन उसके हथकंडे हर बार की तरह नाकारी साबित हो रहे हैं और इस बार भी उसके हाथ निराशा ही लग रही है। अग्निवीर के सवाल पे भी जब शहीद अजय सिंह के पिताजी का वक्तव्य सामने आया और जनता के सामने जब उसकी सच्चाई और पोल पट्टी खुल गई, तब इन्होंने सेना को भी हथियार बनाने की कोशिश की। इनका ये चरित्र बन गया है। आप जानते हैं नीट जैसे परीक्षा में जिस तरीके से व्यापक पैमाने पर धांधली हुई है, उसके बावजूद भी इनका जो नीट आयोग है और इनकी जो सरकार का शिक्षा मंत्रालय है, यह कोर्ट को दिग्भ्रमित करने की कोशिश कर रहे हैं। यही हमने घटनाक्रम देखा था जब इलेक्टोरल बॉन्ड को लेके सुप्रीम कोर्ट ने SBI से लेके और इनके वित्त मंत्रालय तक को जब तलब किया था, तो इन लोगों ने उल्टे सीधे बयान देकर सरकार द्वारा कोर्ट को दिग्भ्रमित करने के हर हथकंडे अपनाकर साहब अभी ये नहीं हो सकता, वो नहीं हो सकता। इस तरीके की ये सत्ता इस देश ने पहली बार देखी है, जिसने इस देश की जनता की आंख में खुलेआम धूल झोंककर, झूठ फरेब फैलाकर, बेशर्मी और बेहयाई और ढिठाई के साथ सत्ता में बने रहने के लिए किसी भी हद तक जा सकते हैं। लेकिन मैं ये कहना चाहता हूँ कि कांग्रेस पार्टी और हमारे नेता आदरणीय श्री राहुल गांधी जी के नेतृत्व में यह जो बिगुल फूंक दिया गया है, यह बिगुल दुदुम्भी बच चुकी है और इसकी निर्णायक परिणति इस व्यवस्था से ऐसी फासिस्ट ताकतों और ऐसी विचारधारा को उखाड़ फेंकने के दम तक नहीं रुकेगी। जय हिंद, जय भारत, जय कांग्रेस। आप सब इस चैनल से जुड़े रहें। हम आपको समय समय पर गतिविधियों, कांग्रेस पार्टी और अपने नेता श्री राहुल गांधी की गतिविधियों को कांग्रेस फॉर कंट्री चैनल के माध्यम से आप तक पहुंचाएंगे। आप सबसे सहयोग की उम्मीद करते हुए यह अनुरोध करना चाहता हूं, या आह्वान और अपील करना चाहता हूं कि इस चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें, अधिक से अधिक लोगों तक पहुंचाएं, कांग्रेस के इस महाअभियान का अंग बने। इन्हीं शब्दों के साथ धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।